हाय। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था किस तरीके से स्प्रिंग बूट के अंदर हम लोग कुछ बेसिक एपीआईज क्रिएट कर सकते हैं। हमने कुछ एपीआईज क्रिएट भी की थी और हमने यूज़ किया था @REST कंट्रोलर, रिक्वेस्ट मैपिंग, गेट मैपिंग, पोस्ट मैपिंग, ये सारे एनोटेशंस को देखा था। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक पैटर्न की जो हम लोग फॉलो करते हैं स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशंस को बनाते टाइम पे। इस पैटर्न के बारे में शायद आपने पहले भी सुना होगा, ना सिर्फ बैकएंड लेकिन फ्रंट एंड में भी हम इस पैटर्न को यूज़ करते हैं और इस पैटर्न का नाम है MVC पैटर्न। तो यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ व्हाट दिस पैटर्न इज़ कॉल्ड। दिस इज़ कॉल्ड MVC पैटर्न। अब MVC का मतलब क्या होता है? M का मतलब होता है मॉडल, V का मतलब होता है व्यू, VIEW व्यू, एंड कंट्रोलर, मॉडल व्यू कंट्रोलर। मॉडल मतलब क्या होता है? मॉडल मतलब होता है जहाँ पे हम लोग जावा का कोड लिखेंगे या फिर बिजनेस लॉजिक लिखेंगे हमारी एप्लीकेशन का। व्यू का मतलब होता है फ्रंट एंड, व्यू से पता चल रहा है UI, ठीक है, यानी कि हमारा फ्रंट एंड। और कंट्रोलर क्या होता है? कंट्रोलर हमने देखा, हमने कंट्रोलर बनाया भी है। तो ये सारे कंट्रोलर्स हो गए। जो भी रिक्वेस्ट हमारे पास में आ रही है उन सबको कंट्रोल करने के लिए हम लोग कंट्रोलर को यूज़ करते हैं। उसके बाद में कंट्रोलर के अंदर मॉडल चलेगा। मॉडल बेसिकली हमारा बिजनेस लॉजिक होगा एंड रिटर्न होगा एक व्यू, यानी कि आप बोल सकते हो कि डेटा को फिर हम लोग शेयर कर देंगे हमारे फ्रंट एंड को, या फिर हम लोग एक फ्रंट एंड ही शेयर कर देंगे ब्राउज़र को। ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। पहले के ज़माने में हम लोग यूज़ करते थे सर्वर साइड रेंडरिंग को। सर्वर साइड रेंडरिंग क्या होता है? सर्वर साइड रेंडरिंग का मतलब ये होता है कि हमारा जो फ्रंट एंड है वो हम लोग काइंड ऑफ बैक एंड में ही बनाएंगे, यानी जावा के अंदर ही हम लोग हमारा बैक एंड के साथ साथ फ्रंट एंड भी बना लेंगे। और फ्रंट एंड जब एक बार बन जाएगा उस HTML को हम लोग रिटर्न कर देंगे ब्राउज़र को। अब ब्राउज़र का काम वहाँ पे जावास्क्रिप्ट रन करना नहीं है। ब्राउज़र का इतना सा काम है कि जो भी हमको HTML मिला है उसको डॉम पे जाके पेंट कर दो या फिर डॉम पे रेंडर कर दो, जिससे कि हमारी जो एप्लीकेशंस होती थी बहुत फास्ट होती थी। स्टैटिक साइट्स जो होती हैं आज भी हम लोग उनको बनाते हैं और वो बहुत तेज़ी से लोड होती हैं एप्लीकेशन में हमारे ब्राउज़र के अंदर। लेकिन जो डायनेमिक एप्लीकेशंस होती हैं जहाँ पे जावास्क्रिप्ट चल रहा होता है तो जावास्क्रिप्ट अपना एग्जीक्यूशन में टाइम लेता है, वो साइट्स थोड़ी सी स्लो हो जाती हैं। लेकिन आज के लिए हमारा मेन कॉन्सेप्ट है दो कंट्रोलर के बीच के डिफरेंसेस को देखना। @REST कंट्रोलर, कंट्रोलर हमने देखा CONTROLLER, एंड @कंट्रोलर। दोनों कंट्रोलर्स को हम लोग आज देखेंगे एक एक करके और दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी जानेंगे। मैंने पहले कंट्रोलर जो क्रिएट किया था उसमें मैंने @REST कंट्रोलर क्रिएट किया था। इसका मतलब ये था कि मुझे एक REST API बनानी थी। REST API समझते हैं। अगर आपको नहीं पता REST API की फुल फॉर्म क्या होती है, तो REST का मतलब होता है रिप्रेजेंटेशन या फिर रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफ़र, रेस्ट। अभी तक हमने जिस तरीके से एपीआई बनाई और आपको एक चीज़ बेसिकली पता चल गई होगी, हमारा जो बैकएंड लिखा है वो जावा के अंदर लिखा है, ठीक है। जब मैं एपीआई कॉल करता हूँ तो मैं कॉल करता हूँ यूजिंग पोस्टमैन। पोस्टमैन के थ्रू जब भी मैं एपीआई को हिट करता हूँ तो मैं एक जावा के कोड को कॉल कर रहा होता हूँ। अब जावा का जो कोड है, यहाँ पे जाते हैं एक बार और इस जावा कोड को देखते हैं। ये मैप क्या है? ये बेसिकली जावा का कोड है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जो रिटर्न कर रहा हूँ, ये रिटर्न में क्या कर रहा हूँ? मैं to-do.get करके इस पर्टिकुलर आईडी का to-do रिटर्न कर रहा हूँ, या फिर हम लोग जहाँ पे पूरा का पूरा मैप रिटर्न कर रहे थे, टूडूज़ का मैं पूरा मैप रिटर्न कर रहा हूँ। यहाँ पे जब हम लोग एक मैप रिटर्न कर रहे हैं पूरा का पूरा, यानी कि हम लोग जावा का मैप रिटर्न कर रहे हैं। लेकिन हमको फ्रंट एंड में या पोस्टमैन में क्या दिख रहा था? हमको पोस्टमैन में दिख रहा था जेसन लाइक स्ट्रक्चर, राइट। इवन दो जो रिस्पॉन्स हमको दिख रहा था पोस्टमैन के ऊपर वो पूरी तरीके से एक जेसन नहीं था, या फिर आप बोल सकते हो एक वैलिड जेसन नहीं था, लेकिन कुछ तो जेसन जैसा ही था। इंस्टीड ऑफ गेटिंग अ जावा ऑब्जेक्ट या जावा मैप, हमको एक डेटा मिला था जो कि जेसन जैसा था, यानी कि हमारा जो कोड था जावा का वो कन्वर्ट हो गया जेसन में। इसी को ही तो हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफ़र। यू कैन इमेजिन इट लाइक आपका जो जावा ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को आप ऑन द फ्लाई कन्वर्ट कर रहे हो एक ऑब्जेक्ट से एक जेसन में, या फिर आप XML में भी कन्वर्ट कर सकते हो, टेक्स्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। देर आर मल्टीपल ऑप्शंस आपको किस तरीके का रिस्पॉन्स चाहिए फ्रंट एंड में। इसी कन्वर्जन को और इसी कन्वर्जन की वजह से इस पर्टिकुलर पैटर्न का या इस पर्टिकुलर अप्रोच का नाम पड़ा है रेस्ट, या फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट ट्रांसफ़र। यू आर ट्रांसफरिंग द स्टेट ऑफ जावा ऑब्जेक्ट इनटू जेसन इन आवर केस, इफ़ दैट मेक सेंस। तो अब हम लोग बात करते हैं @कंट्रोलर वर्सेस @REST कंट्रोलर की। अब @कंट्रोलर क्या होता है? कंट्रोलर की जब हम बात करते हैं, अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दूँ, या फिर एक काम करते हैं एक नया ही कंट्रोलर बना लेते हैं। मैं एक नई जावा क्लास बना रहा हूँ, टेस्ट नाम से एक कंट्रोलर बना लेते हैं और इसको मैं एनोटेट कर
कर देता हूँ विथ @controller, नॉट विथ @rest controller, दिस इज़ एनोटेटिंग विथ @controller। अब यहाँ पे भी सेम तरीके से हमको एक मेथड बनाना है और इस मेथड को हम एनोटेट कर देंगे @getMapping से, यानी कि एक गेट एपीआई बना रहे हैं। एपीआई का एंड पॉइंट क्या होगा? एपीआई का एंड पॉइंट होगा @ मैं बोल देता हूँ होम। तो लोकल होस्ट $8080/home पे जब विजिट करेंगे तो ये मेथड कॉल होगा। ये मेथड क्या रिटर्न कर रहा है? इस मेथड से हम लोग रिटर्न करा देते हैं स्ट्रिंग, नाम देते हैं इस मेथड को होम, और यहाँ पे सिंपल सा एक रिटर्न स्टेटमेंट लिखते हैं और रिटर्न में करा देता हूँ होम को ही। अब व्हाट यू थिंक व्हाट विल हैपन अगर मैं इस एप्लीकेशन को रन करूं और लोकल होस्ट 8080 पे जाऊं और /home को हिट करूं, तो मुझे मिलेगा एक एरर पेज, यानी कि कुछ भी रिस्पॉन्स रिटर्न नहीं हुआ। लेकिन मैंने तो यहाँ पे रिटर्न किया था होम, तो ये क्यों रिटर्न नहीं हुआ? मुझे क्यों एक वाइट लेबल एरर दिख रहा है? इसका मतलब है कि हमारी जो एपीआई वो ठीक से नहीं बनी। एक काम करते हैं, इस कंट्रोलर को यहाँ से कमेंट कर देते हैं और इसकी जगह पे यूज़ करते हैं @rest controller और एप्लीकेशन को रीस्टार्ट कर लेते हैं एक बार। जैसे ही मैंने एप्लीकेशन को रीस्टार्ट किया और इस पेज को रिफ्रेश किया, कुछ भी और चेंज किए बिना मुझे होम दिख रहा है, यानी कि मैं डेटा ट्रांसफ़र कर पा रहा हूँ ओवर द नेटवर्क। मेरा डेटा इस फ्रंट एंड तक पहुंच रहा है। कंसोल में जाते हैं एक बार और चेक कर लेते हैं हमारे नेटवर्क टैब्स में हमको क्या मिल रहा है। तो नेटवर्क में जाते हैं, इस पेज को रिफ्रेश करते हैं, यू कैन सी दैट लोकल होस्ट $8080 पे रिक्वेस्ट गई और मुझे रिस्पांस में मिला है एक होम नाम का ये स्ट्रिंग। ठीक है, मैं चाहता तो मैं जेसन भी रिटर्न करा सकता था, XML भी रिटर्न करा सकता था इस कोड से, लेकिन अभी के लिए सिर्फ एक स्ट्रिंग रिटर्न कराया तो स्ट्रिंग मिल रहा है। लेकिन ये स्ट्रिंग मुझे डायरेक्टली कंट्रोलर यूज़ करने पे क्यों नहीं मिल रहा है? डायरेक्टली कंट्रोलर यूज़ करने पे मुझे एक एरर मिल रही है इंस्टीड ऑफ गेटिंग दैट रिस्पॉन्स। और वो एरर क्या है? एरर को देखते हैं एक बार वापस से, इसको रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे तो एरर दिख ही रही है, यहाँ पे ज़्यादा कुछ बता नहीं रहा। ठीक है, इंटरनल सर्वर एरर आ गया है यहाँ। अब अगर मैं यहाँ पे कंसोल में जाके चेक करूँ या टर्मिनल पे जाके चेक करूँ क्या स्प्रिंग बूट मुझे एरर दे रहा है। स्प्रिंग बूट ने यहाँ पे कुछ लिख के रखा है, बहुत सारे लॉग्स यहाँ पे प्रिंट कर दिए हैं। पहले तो ये बोल रहा है कि सर्कुलर व्यू पाथ वुड डिस्पैच बैक टू द करंट हैंडलर URL/home अगेन चेक योर व्यू रिजॉल्वर सेटअप। इसका मतलब ये है कि आप जो रिटर्न कर रहे हो यहाँ पे होम, इस नाम का मुझे कुछ भी व्यू नहीं मिल रहा है। व्यू नहीं मिल रहा है का क्या मतलब हुआ? पहले के ज़माने में हम लोग फॉलो करते थे MVC पैटर्न को, आज भी हम लोग MVC पैटर्न को फॉलो करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखा मॉडल व्यू कंट्रोलर। ठीक है, मॉडल हमारे पास में क्या है? जावा का कोड। व्यू कंट्रोलर हमारे पास में क्या है? ये हमारा कंट्रोलर हो गया। अब व्यू यहाँ पे क्या होता है? व्यू यहाँ पे होता है UI। अब क्योंकि हम लोग यहाँ पे @controller यूज़ कर रहे हैं, @controller का मतलब ये होता है कि जो भी आप यहाँ स्ट्रिंग रिटर्न कर रहे हो, इस स्ट्रिंग को स्प्रिंग बूट अपने प्रोजेक्ट के अंदर जाके सर्च करेगा और बोलेगा क्या होम नाम का कोई भी HTML पेज एक्सिस्ट करता है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे होम लिख रहा हूँ तो home.html नाम की कोई फाइल, या फिर हो सकता है home.jsp नाम की कोई फाइल हमारा स्प्रिंग बूट हमारे लिए सर्च करना स्टार्ट कर दे, और इसको कोई भी home.html नाम की फाइल नहीं मिल रही है। एक काम करते हैं, इसको वर्क कराने के लिए हम लोग इसको एक व्यू प्रोवाइड कर ही देते हैं, यानी होम नाम की हम लोग एक HTML फाइल क्रिएट कर ही देते हैं। कैसे क्रिएट करेंगे? सबसे पहले जाना है pom.xml में और यहाँ पर आपको एक डिपेंडेंसी ऐड करनी है। इस डिपेंडेंसी का नाम है स्प्रिंग बूट स्टार्टर थाइम लीफ। थाइम लीफ क्या होता है? थाइम लीफ एक टेम्पलेट इंजन है। टेम्पलेट इंजन आप ऐसे मान लो कि स्प्रिंग बूट के अंदर अगर आपको फ्रंट एंड बनाना है, ठीक है, नॉट जस्ट React.js, Next.js, ये सारे फ्रेमवर्क्स तो हमारे लिए आजकल हैं ही, लेकिन पहले के ज़माने में हम लोग यूज़ करते थे सर्वर साइड रेंडरिंग, जिसकी थोड़ी सी हमने यहाँ पे बात भी करी। सर्वर साइड रेंडरिंग में होता ये था कि जावा के वेरिएबल्स को हम लोग डायरेक्टली HTML के अंदर डाल सकते थे विद द हेल्प ऑफ टेम्पलेट इंजन्स, एंड आप एक फ्रंट एंड बना सकते हो विद इन स्प्रिंग बूट इटसेल्फ। इस डिपेंडेंसी को डालने के बाद में मैं मैवन को सिंक कर देता हूँ वापस से, और जाते हैं वापस कंट्रोलर पे, हमारे टेस्ट वाले कंट्रोलर पे, और इस पेज को मैं एक बार रीलोड कर लेता हूँ। कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक बार रीलोड कर लेते हैं। और कुछ चेंज क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी तक हमने होम नाम की फाइल तो बनाई ही नहीं है, home.html बनाया ही नहीं है। पिछले वीडियोस में मैंने आपको शायद ये बात बोली थी कि हम लोग रिसोर्स के अंदर में अभी application.properties पे काम कर रहे हैं, application.properties के अंदर कन्फिग्रेशन कर रहे हैं। लेकिन पहले के ज़माने में हम लोग फ्रंट एंड भी स्प्रिंग बूट के अंदर ही बना पाते थे यूजिंग टेम्पलेट्स। अभी हमारा टेम्पलेट खाली है, मैं एक टेम्पलेट बनाता हूँ। आज वो टाइम है जब हम लोग एक टेम्पलेट बनाकर देखेंगे। HTML फाइल बना रहे हैं, नॉर्मल कुछ भी इसका नाम रख सकते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे मैंने होम दिया है तो इसका भी नाम मैं होम ही कर देता हूँ। और इसके अंदर सिंपल सा अभी के लिए मैं एक h1 टैग रिटर्न करता हूँ, एक हेडिंग 1 हाई फ्रॉम HTML या फिर स्प्रिंग बूट कुछ भी। इस पेज को अब हम लोगों को रिफ़्रेश करने की ज़रूरत है। रिफ़्रेश करते हैं सर्वर को और जाते हैं वापस से ब्राउज़र पे और सेम API को हम लोग रीलोड करते हैं, एंड दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग, हाई फ्रॉम HTML। इंस्पेक्ट करते हैं वापस और जाते हैं नेटवर्क टैब पे, एक बार मैं रीलोड करता हूँ। नाउ लुक व्हाट हैपेंड, रिक्वेस्ट अगेन लोकल होस्ट कॉलन 8080 पे गई, हमारे सर्वर पे रिक्वेस्ट गई, स्प्रिंग बूट ने रिक्वेस्ट को देखा, कंट्रोलर ने रिक्वेस्ट को हैंडल किया और रिटर्न क्या कर दिया? रिटर्न हमको एक HTML किया है, इंस्टीड ऑफ दैट स्ट्रिंग होम हमको अब मिल रहा है पूरा का पूरा HTML। दैट इज़ व्हाट वी बेसिकली डू ट्रेडिशनली। इसी को हम लोग बोलते हैं सर्वर साइड रेंडर्ड आपकी वेबसाइट। इस HTML को पढ़ के, इस HTML को बस DOM पे
रेंडर कराना ही ब्राउज़र का काम है। ब्राउज़र को कोई और कैलकुलेशन नहीं करनी, वेरिएबल्स को वैल्यूएट नहीं करना, जावास्क्रिप्ट के कोड को रन नहीं करना, कंपाइलेशन का प्रोसेस नहीं फॉलो करना, ठीक है, इंटरप्रेट जो भी होता है वो सब नहीं करने की ज़रूरत है। और डायरेक्टली जो भी मिला HTML में वो डायरेक्ट पेंट हो जाएगा डॉम के ऊपर। दैट मेक्स सर्वर साइड रेंडरिंग या फिर स्टैटिक साइट्स वेरी फास्ट टू लोड ऑन ब्राउज़र्स। एक बार रिफ्रेश करते हैं, देखिए कितनी जल्दी ये लोड हो गया, राइट, क्योंकि डायरेक्टली जो HTML है वो ब्राउज़र के ऊपर आ रहा है और ब्राउज़र को बस एक काम करना है, उसको रेंडर करा देना है, ज़्यादा कुछ ब्राउज़र के ऊपर लोड आया नहीं। क्लोज़ करते हैं इसको, समझ में आ गया। लेकिन इससे हम लोग क्या कर सकते हैं? इससे हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक स्टैटिक HTML को बना सकता है, हम लोग जावा के वेरिएबल्स इनसाइड ऑफ दिस HTML यूज़ कर सकते हैं। आप बोलोगे कैसे? एक बार मैं आपको करके दिखा देता हूँ। इवन दो ये हमारे काम का नहीं है, जो हम लोग टू डू एप्लीकेशन बना रहे हैं उसमें हम लोग टेम्पलेट्स यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग टाइम लीव जैसी कोई चीज़ यूज़ नहीं करेंगे, ना ही हम लोग JSP यूज़ करेंगे। लेकिन स्टिल जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज एंड जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंपैरिजन के कंट्रोलर क्या होता है, रेस्ट कंट्रोलर क्या होता है, हम लोग इस टॉपिक को देख रहे हैं। अब कैसे आप इस पर्टिकुलर HTML के अंदर जावा के किसी वेरिएबल को प्रिंट कर सकते हो। मान लो मैंने यहाँ पे एक जावा का वेरिएबल क्रिएट किया स्ट्रिंग, और मैंने इसका स्ट्रिंग वेरिएबल क्रिएट किया नेम नाम का, और मैंने मेरा नाम दे दिया इसमें। अब मैं कैसे यहाँ पे रेंडर कराऊंगा? इसके लिए यूज़ होता है थाइमलीफ नाम का एक टेम्पलेट इंजन, जिसकी डिपेंडेंसी हमने यहाँ पे ऐड करी है। ऐसा नहीं है कि थाइमलीफ एक अकेला टेम्पलेट इंजन है जावा के अंदर, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर यही है। कुछ और भी फ्रेमवर्क्स होते हैं, जैसे कि PHP का एक बहुत फेमस फ्रेमवर्क है कॉल्ड लारावेल। लारावेल का एक टेम्पलेट इंजन है जिसका नाम है ब्लेड। वैसे ही पाइथन का टेम्पलेट इंजन का नाम है जिंजा, और EJS भी एक बहुत फेमस टेम्पलेट इंजन है जावास्क्रिप्ट के अंदर। इन सारे टेम्पलेट इंजन का काम ये होता है कि जो भी लैंग्वेज में आप कोड कर रहे हो, जैसे पाइथन में अगर आप कोड कर रहे हो तो पाइथन के लिए फ्रंट एंड बनाना, क्योंकि फ्रंट एंड सिर्फ HTML नहीं होता ना, इसके अंदर आपको जावा के वेरिएबल्स भी एंटर करने, तो यहाँ पे हम लोग कर पाएंगे जावा के वेरिएबल्स को यूज़ यूजिंग टेम्पलेट इंजन कॉल्ड थाइमलीफ। थाइमलीफ बोल लो या फिर कई लोग इसको थीम लीफ भी बोलते हैं, बात एक ही है। अब थीम लीफ यूज़ कैसे करेंगे? थीम लीफ यूज़ करने के लिए मुझे इस HTML को बताना पड़ेगा कि मैं एक कस्टम एट्रीब्यूट यूज़ करना चाहता हूँ। तो इस लैंग्वेज को यहाँ से हटा दें और यूज़ करते हैं XML नेम स्पेस। XML NS लगा के मैं XML नेम स्पेस डिक्लेयर कर रहा हूँ। जब भी TH आपको दिखे इस HTML के अंदर, समझ जाना ये थाइमलीफ है, और इंजेक्ट कर देना मेरे लिए थाइमलीफ, और थाइमलीफ के फीचर्स को यूज़ कर पाना। तो इस TH के बाद में हम लोग लिख देते हैं http://www.thymeleaf timeleaf.org, एंड बेसिकली इट इज़ thymeleaf.org। तो ये स्पेलिंग है इसकी। इससे हमने एक नेम स्पेस क्रिएट कर दिया, और जैसा मैंने आपको बोला इस नेम को हमको डालना है इस HTML के अंदर। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग इस तरीके से डायरेक्टली इस नेम को भी यूज़ नहीं कर सकते, हमको कुछ एक चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी, एक इंटरफेस यूज़ करना पड़ेगा जिसका नाम होता है मॉडल। अब इस मॉडल को हमको इंपोर्ट कराना है। मॉडल इंपोर्ट हुआ है फ्रॉम स्प्रिंग फ्रेमवर्क .ui.model से। अब इस मॉडल की कुछ खासियत होती है, जैसे कि मान लो आप इस मॉडल को यूज़ करके कुछ एट्रीब्यूट सेट कर सकते हो। तो मॉडल डॉट ऐड एट्रीब्यूट नाम की एक मेथड है इसके अंदर। क्या एट्रीब्यूट ऐड करना है? मुझे मान लो नेम ऐड करना है, तो एट्रीब्यूट का नाम हो गया नेम, सिमिलर लाइक वेरिएबल का नाम, और इस एट्रीब्यूट की क्या वैल्यू होगी? इस एट्रीब्यूट की वैल्यू होगी मेरा नाम, या फिर मैं यहाँ पे नेम भी यूज़ कर सकता हूँ, डायरेक्टली इस वेरिएबल को मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, एंड एट द एंड सेमीकोलन। अब मैं इस मॉडल को यूज़ करके मेरे व्यू के अंदर कुछ डेटा अपडेट कर सकता हूँ या फिर डेटा ऐड कर सकता हूँ। कैसे करेंगे? सिंपल सा HTML के अंदर में जो H1 है इसको मैं हटाता हूँ, और यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ TH टेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं हम लोग, यानी कि मुझे एक टेक्स्ट दिखाना है। तो TH:\text ये बेसिकली थाइमलीफ का सिंटेक्स है टेक्स्ट को दिखाने के लिए। अब मुझे वेरिएबल यहाँ पे यूज़ करना है, तो मैं यूज़ करूँगा डॉलर, और उसके बाद में कर्ली ब्रेसेस। इट्स लाइक एक्सप्रेशंस। अगर आपने Next.js के अंदर या फिर React के अंदर JSX यूज़ किया है, तो इट इज़ काइंड ऑफ लाइक दैट। अब मुझे क्या चाहिए था? मेरे पास एक मॉडल है, जिस मॉडल में क्या एट्रीब्यूट सेट है, नेम नाम का एट्रीब्यूट सेट है। इस एट्रीब्यूट को मुझे रीड करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा नेम। एक बार सर्वर को करते हैं रीस्टार्ट एंड जाते हैं localhost:8080/home पे एंड रिफ्रेश करते हैं, और यहाँ पे मुझे दिख रहा है मेरा नाम। तो दैट्स रियली अमेजिंग। हमने कनेक्ट कर दिया तीन चीज़ों को। हमने कनेक्ट कर दिया है कंट्रोलर को विथ मॉडल एंड विथ द व्यू। सो दिस इज़ द मॉडल व्यू कंट्रोलर और MVC पैटर्न इन एक्शन। आज की डेट में हम लोग MVC पैटर्न को तो यूज़ करते हैं, लेकिन MVC में जो V वाला पार्ट है, व्यू वाला पार्ट है, उसको हमने स्प्रिंग बूट से सेपरेट कर दिया। यानी अब थाइमलीफ उतना ज़्यादा फ्रंट एंड बनाने के लिए यूज़ नहीं होता। क्यों यूज़ नहीं होता? ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से यूज़ नहीं होता या एलिमिनेट ही कर दिया है हमने थाइमलीफ को। आज भी कई यूज़ केसेस हैं, जैसे कि PDF वगैरह क्रिएट करने के लिए हम लोग थाइमलीफ को यूज़ करते हैं। और भी यूज़ केसेस हो सकते हैं, जैसे मान लो आपको ईमेल सेंड करना है, तो ईमेल का टेम्पलेट आप बना सकते हो यूजिंग थाइमलीफ, और उसको आप सेंड कर सकते हो
ठीक है, तो यू कैन सेंड ब्यूटीफुल लुकिंग नोटिफिकेशंस और ईमेल्स टू योर यूज़र्स यूजिंग Thymeleaf। लेकिन एक बात तो साफ़ है, हम लोग आज की डेट में मॉडर्न एरा के अंदर या मॉडर्न एप्लीकेशन के अंदर फ्रंट एंड के लिए स्पेसिफिकली डेडिकेटेड अलग से फ्रेमवर्क्स यूज़ करते हैं, जैसे कि रिएक्ट हो गया, व्यू हो गया, या फिर एंगुलर हो गया। लेकिन पहले के ज़माने में ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थी और काफ़ी ज़्यादा फास्ट भी थी। सर्वर साइड रेंडरिंग जो होती है बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। अगर आपने सुना हो नेक्स्ट जेएस, तो नेक्स्ट जेएस इसी आइडिया पे काम करता है। सर्वर साइड रेंडरिंग का मतलब यही होता है कि सर्वर पे टेक्स्ट रेंडर होकर एक HTML मिलता है जो कि डायरेक्टली जो डॉम होता है उसके ऊपर प्रिंट हो जाता है। लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। हम लोग इस तरीके से अगर एप्लीकेशन क्रिएट करने जाएंगे तो आज के मॉडर्न टाइम के अकॉर्डिंग जो एप्लीकेशंस हमको आज दिखती हैं वो बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एयरबीएनबी के अंदर कितने सारे मूविंग कंपोनेंट होते हैं, कितनी डायनेमिसिटी होती है। अगर आप कभी एयरबीएनबी का ऐप खोलो तो मैप होता है, साइड में आपको प्रॉपर्टीज़ दिखती हैं। अगर आप किसी एक प्रॉपर्टी पर क्लिक करोगे तो बेस्ड ऑन दैट प्रॉपर्टी आपका मैप चेंज होगा। अगर आप मैप चेंज करोगे तो बेस्ड ऑन दैट आपकी लोकेशन के अकॉर्डिंग आपकी प्रॉपर्टीज़ चेंज होगी। एक प्रॉपर्टी को ओपन करोगे तो उसके रिगार्डिंग और मैचिंग प्रॉपर्टीज़ आपको दिखेंगी। इतनी सारी डायनेमिक चीज़ें हम लोग सिर्फ सर्वर साइड रेंडरिंग के थ्रू नहीं क्रिएट कर सकते, इसलिए डेडिकेटेडली आपको एक फ्रंट एंड फ्रेमवर्क यूज़ करना पड़ता है। एंड दैट्स हाउ वी मेक ब्यूटीफुल लुकिंग डायनेमिक वेब एप्लीकेशंस या फिर फ्रंट एंड्स। तो यही था मॉडल व्यू कंट्रोलर। और अब क्योंकि हम लोग व्यू को डायरेक्टली स्प्रिंग बूट के अंदर कम ही बनाते हैं, Thymeleaf को कम ही यूज़ करते हैं, तो व्यू के पार्ट को आप समझ सकते हो लाइक डेटा यानी कि जेसन। अब हम लोग व्यू की जगह पे यानी कि HTML सेंड करने की जगह पे डेटा सेंड कर देते हैं, जिसको हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था। अगर @REST कंट्रोलर हम लोग लगाते हैं इसके ऊपर तो इंस्टीड ऑफ सेंडिंग होम पेज ये सेंड कर देगा होम नाम की स्ट्रिंग, जिसको फिर फ्रंट एंड एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली देख लेगी और बता देगी भाई क्या रिटर्न करना है, कैसे रेंडर करना है। वो सब हम लोग वहाँ पे फ्रंट एंड फ्रेमवर्क के अंदर जज कर लेंगे। हमारी टू डू एप्लीकेशन के अंदर भी हम लोग एक डेडिकेटेड फ्रंट एंड फ्रेमवर्क यूज़ करेंगे। मे भी हो सकता है रिएक्ट यूज़ करें, हो सकता है हम लोग नेक्स्ट.js यूज़ करें, या फिर हो सकता है हम लोग बेसिक HTML और जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर लें। तो वो बात की बात है। और अभी के लिए हम लोग पढ़ रहे थे रेस्ट कंट्रोलर वर्सेस कंट्रोलर। तो रेस्ट कंट्रोलर कुछ मैजिकल नहीं है। रेस्ट कंट्रोलर इंटरनली दो कंट्रोलर से मिलकर बना होता है। एक होता है हमारा @कंट्रोलर इटसेल्फ, यानी कि क्योंकि हमको कंट्रोलर तो बनाना ही है, ये कंट्रोलर और ये वाले कंट्रोलर में आपको बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ दिखेंगे। @getMapping यहाँ पे भी यूज़ हुआ है, @getMapping यहाँ पे भी यूज़ हुआ है। इस तरीके से मेथड हमने यहाँ पे भी बनाया है, यहाँ पे भी हमने मेथड बनाया है, यहाँ पे भी हम लोग रिटर्न करा रहे हैं कुछ स्ट्रिंग, और यहाँ पे जो हम लोग स्ट्रिंग रिटर्न करा रहे थे वो एक पेज को रिटर्न करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए हमको एरर आ रहा था। और अगर हमारे पास में पेज एग्जिस्ट करता है तो ये पेज रिटर्न हो जाएगा। तो इस चीज़ के लिए हमारे पास में एक और एनोटेशन होता है कॉल्ड @response body। अब रिस्पॉन्स बॉडी क्या बोलता है? रिस्पॉन्स बॉडी बोलता है कि इंस्टीड ऑफ रिटर्निंग दिस व्यू, आप इस डेटा को HTTP रिस्पॉन्स में रिटर्न कर दो। अगर आपने सर्वलेट पढ़ा है तो HTTP रिक्वेस्ट, HTTP रिस्पॉन्स के बारे में पढ़ा होगा। HTTP रिस्पॉन्स हम लोग यूज़ करते हैं, या फिर HTTP रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट को हम लोग यूज़ करते हैं क्लाइंट को रिस्पॉन्स सेंड करने के लिए। सेम तरीके से हम लोग रिस्पॉन्स बॉडी को यूज़ करते हैं और रिस्पॉन्स बॉडी भी वही काम कर रहा है। इंटरनली इट्स ऑल डूइंग द सेम थिंग, राइट। तो @response बॉडी का भी यही काम है कि हम लोग इंस्टीड ऑफ रिटर्निंग व्यू हम लोग रिटर्न कर देते हैं डेटा एज इट इज़। जेसन हो सकता है डेटा हमारा, XML में हम लोग डेटा रिटर्न कर सकते हैं, हो सकता है फाइल रिटर्न करना चाहते हो सकता है किसी और फॉर्मेट में डेटा रिटर्न करना चाहते हो, कॉमा सेपरेटेड आपका रिटर्न में आपका कुछ कॉमा सेपरेटेड रिस्पॉन्स हो वो रिटर्न करना चाहते हो, एटसेट्रा। सो @REST कंट्रोलर एनोटेशन इज़ नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ टू एनोटेशन @कंट्रोलर एंड @response बॉडी। अगर इन दोनों को एक साथ यूज़ करेंगे तो @REST कंट्रोलर के जैसा ये काम करेंगे। मैंने @कंट्रोलर लिखा है और उसके नीचे में लिखा है @response body। सेव कराते हैं @REST कंट्रोलर, अभी कमेंटेड ही है, इसको हटा ही देते हैं और पेज को रीलोड करते हैं। पेज को जैसे मैं रीलोड करूँगा और जाऊँगा localhost:8080/ हमारे होम पे, अभी के लिए क्या रिटर्न हो रहा है? अभी के लिए हमको रिटर्न हो रहा था HTML। रन करते हैं, अब क्या रिटर्न होने लग गया? अब रिटर्न होने लग गया डेटा। यानी कि ये सेम काम कर रहे हैं लाइक रेस्ट कंट्रोलर। अगेन रिपीटिंग, हम लोग यूज़ करने वाले रेस्ट APIs और हमारा जो फ्रंट एंड होगा वो सेपरेट होगा। हम लोग डेटा सेंड करेंगे ओवर नेटवर्क, सो हम लोग रेस्ट कंट्रोलर यूज़ करेंगे। बट हाँ, आप लोग अगर चाहो तो ये दो कंट्रोलर को यूज़ कर सकते हो इंस्टीड ऑफ यूजिंग वन रेस्ट कंट्रोलर। दोनों की बात बराबर ही है। सो डेट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है या फिर Thymeleaf से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आई वुड रिकमेंड यू टू गो टू ChatGPT एंड आस्क इट। बट हाँ, कमेंट भी कर सकते हो आप, that is up to you. So that's all in this video. Thank you so much for watching. See you guys in the next one.